हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट से। अब इसको जानने से पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उससे पहले जितने भी प्रोविजंस है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे। आप अभी भी उठा के देखोगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें आप देखोगे कि काफी सारे प्रोविजंस रिपील हो चुके हैं, रिपील हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहां से हट चुके हैं एंड उन प्रोविजंस को अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उनका एसेंस लेके आए हैं। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि जो भी अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं जो अभी भी वहां पे मौजूद हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेके आई थिंक 230 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सेक्शन नंबर, बट जितने भी प्रोविजंस अभी भी वहां पे मौजूद हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे अप्लाई करेंगे अगर वो पार्टनरशिप एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को उल्टी बात ना बोलते हो, ओके, इनकंसिस्टेंट बात ना बोलते हो, तो दोनों के दोनों एक्ट जो हैं उनको हम हारमोनियसली पढ़ेंगे, उनको इकट्ठे पढ़ेंगे हम, ओके, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा। यही चीज सेक्शन नंबर 3 बोलता है। कुछ कुछ प्रोविजंस होंगे जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है वो। उन जगह पे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस चीज के बारे में कुछ दिया हुआ है, उस सिचुएशन के बारे में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, तब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। इसको हम एक बार रीड करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट। ये बोलता है, पार्टनरशिप is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि सपोज ए और बी है हमारे, इन्होंने सोचा कि हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, ओके, ए और बी ने सोचा कि हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने जैसे ही पार्टनरशिप फर्म बनाने का डिसीजन लिए, तब उसी टाइम उन्होंने ये भी डिसीजन ले लिया है कि जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उनको ये दोनों बांटेंगे। प्रपोर्शन ये खुद डिसाइड करेंगे कि 30-50 होगा, सॉरी 30-70 होगा या फिर 50-50 होगा। किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को बांटेंगे ये तो ए और बी ही डिसाइड करेंगे। लेकिन आगे हम प्रोविजन में पढ़ेंगे कि इन्होंने अगर डिसाइड नहीं किया है तब हम ये मान लेंगे कि 50-50 जो है प्रॉफिट्स बटेंगे। तो सेक्शन 4 बस इतनी सी बात बोलता है कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म बनती है उस टाइम पे जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच प्रॉफिट्स को शेयर करने का भी एग्रीमेंट बन जाता है। यहां पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है, सिर्फ यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है। यहां पे ये नहीं लिखा है कि लॉसेस भी इक्वली डिवाइड होंगे। सेक्शन 4 में ये चीज नहीं लिखी है, बट हम ये चीज मानेंगे, ये चीज इंप्लाइड है कि यहाँ पे लॉसेस भी पार्टनर्स बांटेंगे। अगर सपोज पार्ट ये डिसाइड हुआ पार्टनरशिप में कि 50-50 ए और बी दोनों प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, अगर ये डिसाइड हुआ कि ए और बी 50-50% प्रॉफिट्स लेंगे, तो ये चीज इंप्लाइड है कि ए और बी 50-50% लॉसेस को भी बांटेंगे, ओके। तो ये हमारा सेक्शन 4 का एक्सप्रेस और इंप्लाइड यही 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 चीज बोलता है इसका फर्स्ट पैरा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पैरा के ऊपर। ये क्या बोलता है, persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm, and the name under which the business is carried on is called the firm name। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में ए और बी इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे। सपोज ए को हम बोल सकते हैं पार्टनर नंबर 1 और बी को हम बोल सकते हैं पार्टनर 2, ओके। सपोज ये हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, लेकिन ए और बी की जो पार्टनरशिप फर्म है इसको हम क्या बोलेंगे। अगर इन्होंने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई, कोई नाम ही नहीं रखा है, तो हम मान लेंगे कि इसका नाम है ए बी, या फिर ये मान लेंगे सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म है, इसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने इस फर्म को कोई नाम दिया है, सपोज इन्होंने एक नाम दिया है पार्टनर्स फॉर एवर,
सपोज ये इनका पार्टनरशिप फर्म का नाम है, तो हम इनकी फर्म को बुलाएंगे इस नाम से। ओके, तो ये एक सिंपल सी बात सेक्शन नंबर 4 का सेकंड पैरा बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। मैं एक्चुअली ये बार बार घड़ी इसलिए देखता हूँ बिकॉज जो मेरा प्रोजेक्टर है पीछे वो इस घड़ी के साथ कनेक्टेड है, तो आई जस्ट सी कि इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, तो सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, स्टेटस से जो है नहीं बनती है। इसको हम समझने की क्या बोलना चाह रहा है। सपोज इसी एग्जांपल में ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो इनके प्रॉफिट्स हैं ये दोनों इक्वली सपोज शेयर करेंगे और एक पार्टनरशिप फर्म को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये चीज तो वैलिड है और पार्टनरशिप एक्ट इस चीज को जो है रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन अगर सपोज एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक HUF है, यहां पे अगर इस HUF की एक दुकान है, किराने की दुकान है, सपोज ग्रोसरी की शॉप होती है ना नेबरहुड में हमारे, तो ये ग्रोसरी शॉप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सालों से चलती आ रही है, उनकी पुश्तैनी शॉप है वो। अब यहाँ पे जो भाई उस शॉप पे बैठते हैं, क्या हम ये मानेंगे कि वो आपस में पार्टनर्स हैं? हम उसको, जो उनकी किराने की दुकान है उसमें जो भी भाई काम कर रहे हैं, हम ये नहीं मानेंगे कि वो पार्टनर्स हैं, बिकॉज दिस ग्रोसरी शॉप इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। ये कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बिकॉज ये तो स्टेटस से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, यानी कि दोनों भाई हैं, एक ही फैमिली में पैदा हुए हैं, इस वजह से ये उस किराने की दुकान में बैठे हैं, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो यही जो है हमारा सेक्शन नंबर 5 बोलता है। हमको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है ना, वो हमेशा बाय चॉइस के साथ ही वो क्रिएट होगी। अगर सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट करेंगे तभी एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। हमारे जो ग्रोसरी शॉप वाला एग्जांपल है उसमें चॉइस तो है ही नहीं, भाई एक फैमिली में पैदा हो गए तो तब से उनका एक हिस्सा बन गया एक उस दुकान के ऊपर, तो यहाँ पे उन्होंने आपस में चूज नहीं किए कि हम पार्टनर्स बनेंगे, एंड दैट इज व्हाई दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। तो यही हमें सेक्शन 5 यही बोलता है। इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, ये हमने पढ़ लिया है। एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच, और अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच अ बिजनेस। तो यहाँ पे एक तरह से हमको एग्जाम्पल दे दिया गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अगर बर्मीज बुद्धिस्ट और वाइफ आपस में एक बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में ही वो बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि वो पार्टनर्स हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। सेक्शन नंबर 6 बात करता है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक फर्म पार्टनरशिप फर्म है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि हम रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज को, जो पार्टीज के बीच में रियल रिलेशनशिप है, उसको एग्जामिन करेंगे। इसको हम एक बार रीड करते हैं। इन डिटरमाइनिंग whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relationship between the parties as shown by all relevant factors taken together. So हमको real relation एग्जामिन करना है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यही हमारे ए और बी हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर टाउनशिप, यानी कि सपोज एक अपार्टमेंट्स, इनको इन्होंने डिसाइड किया एक अपार्टमेंट्स हम मिलके बनाएंगे। दिल्ली में सपोज पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट इनको बनाना है जहाँ पे 100 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स हैं, इनको वो कंस्ट्रक्ट करना है साथ मिलके। अब इनके इंडिपेंडेंटली और भी काम होते हैं, ये बिल्डर्स हैं, तो इनके और भी इंडिविजुअली बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं, पहले से बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन की है। तो क्या हम ये मान लेंगे कि इनके बाकी के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पहले से भी, उसमें भी ये दोनों पार्टनर्स हैं? क्या हम ये मान लेंगे? हम ये चीज नहीं मानेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके बीच में रियल रिलेशनशिप क्या है। इनके बीच में
जो रियल रिलेशनशिप है वो इस चीज का है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर टाउनशिप 100 फ्लैट्स बनाने के लिए ही ये पार्टनर्स हैं, जो कि ऑलरेडी काम चल रहे हैं और आगे भी जो चलेंगे उसमें ये पार्टनर्स नहीं है। ओके, तो हमको ये चीज एग्जामिन करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के ऊपर। ये बोलते हैं द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by persons holding a joint or common interest in their property does not by itself make such persons partners. For example, ए जो है एक पर्सन है, एक फादर है एक बी और सी के, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी। अब ए जो है इनकी डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना ए की, इट कम्स टू बी एंड सी, ये बी एंड सी में इक्वली डिवाइड हो जाती है। ओके, अब क्या होता है, जो बी और सी आपस में जो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं, क्या हम ये मान लेंगे कि ये पार्टनर्स हो गए हैं? यहाँ पे बी और सी जो है वो पार्टनर्स नहीं हुए हैं, दे आर जस्ट को ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं, दे आर नॉट पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यही एक्सप्लेनेशन हमारा बोलना चाह रहा है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के ऊपर। इसको मैं बार रीड कर लेते हैं। The receipt by a person of a share of the profits of a business or of a payment contingent upon earning of profits or varying with the profits earned by a business does not itself make him a partner with the persons carrying on the business. यानी कि अगर सपोज एक पर्सन है ए, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म है हमारी बी, ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, 2% शेयर इन्होंने बी के ले लिए हैं। यहाँ पे क्या हम ये मान लेंगे कि ए इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म? ए क्या बी का पार्टनर बन चुका है? ए यहाँ पे बी का पार्टनर नहीं बना है, बिकॉज यहाँ पे ए ने सिर्फ ऐसे एक एग्रीमेंट किया था कि अगर आप प्रॉफिट्स कमाओगे तो उसमें से कुछ हिस्सा मेरा होगा। यहाँ पे ए रेगुलर जो है इस फर्म की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही वो बोर्ड मीटिंग में जाके बैठता है, यानी कि कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी ए जाके नहीं बैठता है। ए जो है कंपनी को चलाने में कोई भी योगदान अपना नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ पैसे देता है वो। यहाँ पे ए इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है जो हमारा, वो यही बोलता है। अब हम आते हैं इसके ए पार्ट के ऊपर। इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट्स ऑफ सच शेयर ऑफ पेमेंट बाय अ लेंडर ऑफ अ मनी टू पर्संस एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। यानी कि अगर एक लेंडर है, एक सपोज बैंक है, अगर उन्होंने इस फर्म बी को कुछ फंड्स दिए हैं लोन पे, या हमारा बैंक जो है इसने बी को कुछ फंड्स दिए, तो यहाँ पे बैंक इज नॉट अ पार्टनर ऑफ फर्म बी। यहाँ पे वो सिर्फ एक लेंडर है, उसको कोई पार्टनरशिप का, उसको कोई पार्टनर का स्टेटस नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। सपोज एक सपोज LIC है, LIC ने बहुत सारे एजेंट्स रखे हुए अपने, जो कि अगर पॉलिसी बेचेंगे तभी उनको कुछ पैसे मिलेंगे, एक शेयर मिलेगा उनको। तो क्या हम ये मान लेंगे कि जो LIC एजेंट्स हैं वो LIC में पार्टनर्स हैं? हम यहाँ पे ये चीज नहीं मानेंगे, बिकॉज LIC एजेंट को पैसे तभी मिलेगा जब उन्होंने एक पॉलिसी बेची है और उसमें उन्होंने कुछ कंपनी का फायदा कराया। they do not have a right over every profit that is earned by LIC. ओके, तो वहां पे सिर्फ वो एजेंट होंगे, पार्टनर्स नहीं होंगे। बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एन्युटी। सपोज एक पार्टनर थे हमारे ABC फर्म में, एक ही हो जाती डेथ, एक ही डेथ हो जाती है, उसके बाद जो ABC फर्म है उन्होंने जो डिसाइड करी है कि ए के जो वाइफ और बच्चे हैं इनको हम हर साल कुछ पैसे देंगे जस्ट फॉर द सस्टेनेंस। ये एक्चुअली ए और ABC फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तब आप मेरे वाइफ और बच्चों को एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल दोगे। ओके, अब यहाँ पे अगर ABC फर्म इन बच्चों को देती है और वाइफ को कुछ पैसे देती है, देन दैट वाइफ एंड किड्स दे डू नॉट बिकम पार्टनर्स इन ABC फर्म।
उनको सिर्फ वो जो अमाउंट है वही क्लेम करने का राइट है। दैट्स इट। ओके, अब हम आते हैं इसके डी के ऊपर। इसका डी ये बोलता है कि अगर सपोज एक पर्सन है ए, इन्होंने अपना जो गुडविल है पार्टनरशिप फर्म, जो सपोज एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके एक सोल पार्टनर बचे हैं हमारे ए, और इन्होंने जो गुडविल है पार्टनरशिप फर्म की वो बी को बेच दी है। अब से बी जो है उसका राइट हो गया अब एबीसी फर्म के ऊपर। अब यहां पे बी बोलता है ए को कि आपने अपने गुडविल तो मेरे को बेच दिए, लेकिन आप एबीसी फर्म के एम्प्लॉई अभी भी रह सकते हो, हम आपको सीईओ की पोजीशन दे देते हैं एंड यू कंटिन्यू टू बी द एम्प्लॉई ऑफ दिस फर्म। अब यहाँ पे ए जो है वो एक पार्टनर के हैसियत से काम नहीं करेंगे, वो यहाँ पे जस्ट एक एम्प्लॉई है, वो जस्ट एक एम्प्लॉई है जिनको कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने हैं अब, बट उनको कोई शेयर और प्रॉफिट अब नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल और पार्टनरशिप फर्म दोनों बी को बेच दिया। तो यही हमारा डी बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 7 के ऊपर, जो कि बात करता है पार्टनरशिप एट विल की। सपोज ए एंड बी है हमारे, इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट करी है, और लेकिन उस फर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पे उन्होंने ये चीज नहीं लिखी है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितने साल तक वैलिड रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे ये हो जाती है पार्टनरशिप एट विल, बिकॉज यहाँ पे ए और बी कभी भी चाहे तो इस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कोई फिक्स टाइम है ही नहीं। तो सपोज ए ने 10 दिन के बाद बोल दिया कि अब से मेरे को इस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं बनना है, तो ए सिर्फ एक नोटिस देगा बी को और उसी टाइम पार्टनरशिप फर्म जो इनकी डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो फिक्स टर्म है वो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता कि जो फर्म है ये 10 साल तक 10 ईयर्स तक चलती रहेगी, अब यहाँ पे एक फिक्स टर्म मेंशन्ड है, तो 10 ईयर से पहले ए और बी में से कोई भी चाहे तो इस फर्म को डिसॉल्व वो नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ एक नोटिस देके नहीं कर सकता है। अगर आपको को डिसॉल्व कराना ही है तो कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं, उनको प्रूफ करो, तभी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 साल का टाइम नहीं दिया था तो बड़े इजी तरीके से ये डिसॉल्व हो जाती, ए बी को नोटिस देता, और जैसे ही नोटिस देता वो उस टाइम ही फर्म हो जाती है डिसॉल्व। ओके, अब हम आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज अगर ए और बी इंडिविजुअल बिल्डर्स हैं, वही सेम एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ए और बी ने एक मॉल बनाने के लिए पार्टनरशिप करी है, एक सिंगल मॉल बनाने के लिए। तो वो सिर्फ इस मॉल को बनाने के लिए जो भी काम होगा उसी में वो पार्टनर्स हैं। ए और बी जो इंडिविजुअल बिल्डिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, सपोज ए कुछ घर बना रहे हैं मुंबई में, बी कुछ घर बना रहे हैं चेन्नई में, तो वहां पे ए और बी आर नॉट द पार्टनर्स। ये सिर्फ ये जो मॉल बनना है सपोज दिल्ली में, इसको बनाने में वो पार्टनर्स होंगे। तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 8 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, जो कि बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। एक जो पार्टनर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, इसको हम रीड करते हैं। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो पार्टनर्स हैं उनको आपस में फेथफुल रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर प्रॉफिट्स को धीरे धीरे करके अपने तरफ खींच रहे हैं, मतलब वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और पार्टनर्स का जो प्रॉफिट बन रहा है उसमें से वो कुछ घपलेबाजी कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे द पार्टनर्स आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर, तो ये ड्यूटी का वायलेशन है।
अब आगे देखते हैं हम इसमें, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, मतलब सपोज हमारे ए और बी हैं, ये पार्टनर्स हैं, और जो भी ट्रेजरर है ना इसका, ट्रेजरर मतलब जो अकाउंट्स को देखता है वो ए है। अब ए ने प्रॉफिट्स, कंपनी ने बहुत बनाए हैं लेकिन ए ने बी को बताया ही नहीं है। सपोज प्रॉफिट्स बने 1 लाख रुपए के, लेकिन ए ने बताया है कि सिर्फ 50,000 रुपए की ही प्रॉफिट्स बने हैं। ओके, यहाँ पे ए अपनी ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है बिकॉज वो बी को ट्रू अकाउंट्स नहीं दे रहा है। सो ये सेक्शन नंबर 9 का वायलेशन है। ओके, आगे देखते हैं, एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग टू फर्म टू एनी पार्टनर इज हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्टनरशिप फर्म में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हर एक पार्टनर को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज एक मशीनरी लेनी है, ए और बी की एक फर्म है, उसमें इनको 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी है, तो ए ऐसा नहीं कर सकता है कि बी से बिना पूछे वो मशीनरी को ले ले, ऐसा वो नहीं कर सकता। ओके, उसको बी का कंसेंट लेना पड़ेगा, और अगर सपोज वो नहीं लेता है, यहाँ पे पार्टनरशिप आप फर्म को डिसॉल्व करा सकते हो। कोर्ट में आप जाके बोलोगे कि सेक्शन नंबर 9 की जो ड्यूटीज थी इसका वायलेशन हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू डिसॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके,